हेलो जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड वाली मॉर्निंग सभी बच्चा लोगों को। वेलकम 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 टू द सेशन। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। फाइनली छुट्टी मनाकर हमारे सारे के सारे छात्र आ चुके हैं, है ना जी। फाइनली बेटा छुट्टी मनाकर हमारे सारे के सारे छात्र आ चुके हैं। कह रहे हैं सर यस हमने छुट्टी मना ली है और अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, है ना भाई। हमने छुट्टी छुट्टी मना ली है। छुट्टी उट्टी मनाने के बाद अब हम वापस से आपके सामने आ गए हैं ताकि हम आपके साथ आगे का कंटेंट कर सके और आज इस चैप्टर को बेटा दे हम अंतिम सलाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे के सारे हमारे होनहार? जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। शाबाश, आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, फटाफट फटाफट, एकदम जबरदस्त। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। आज तो नहाकर बैठा हूं मैं। ओ क्या बात है बेटा, है ना। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कह रहा आज तो मैं नहाकर बैठा हूं। वैसे तो मैं रोज तो होता नहीं हूं, है ना। रोज तो मैं होता नहीं हूं, बट आज मैं नहा लिया हूं गलती से सर। तो आज ना मतलब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं नहा के बैठा हूं। वैसे तो मैं ऐसे ही आ जाता हूं, बट आज ना मतलब क्या ही बताऊं सर, जीवन के अलग ही लेवल चल रहा है मेरा। आज मैं नहा ही लिया। फाइनली मैंने हिम्मत करी और मैं नहा लिया। फाइनली मैंने बेटा हिम्मत करी और नहा लिया। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। चलो बेटा, आज की क्लास वैसे ही छोटी होने वाली है। मेरे को आज लेनी नहीं थी क्लास, बट स्टिल आई एम टेकिंग बिकॉज मैंने कहा नहीं यार ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। लेट्स डू दिस चैप्टर का क्लोजर और हम इस चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से, है ना। तो मेरा पर्पस सिर्फ आज ये था आज क्लास लेने का कि भाई मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्लास, ठीक है। तो जल्दी से बेटा हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। एसएम की क्लास वैसे भी नहीं है आज। चलो अच्छा, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे भाई, ये वो मतलब है ना 102 डिग्री बुखार है भाई को। अरे भाई धन्यवाद, आप पढ़ रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ा गेम है। चलिए फिलहाल बेटा मैं आपके साथ अब अपनी क्लास को बेटा जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूं, ज्यादा कोई समय गवाए बिना, है ना। जल्दी से बेटा, जल्दी से अब हम अपनी क्लास को बेटा आपके साथ जल्दी से बेटा करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम दोस्तों हम आपके साथ पढ़ क्या रहे थे? लास्ट टाइम मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाया था। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो बेटा हमने पढ़ा था जो हमारा कैश होता है उसको घूम कर वापस आने में जो समय लगता है वो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहेगी रॉ मटेरियल रखो, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स और फिर कैश। जबकि ट्रेडिंग सेक्टर कहेगा भैया सीधा कैश है, फिनिश गुड्स बनाओ, डेटर्स बनाओ और कैश, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डन। तो ये ड्यूरेशन हो गया जिस दौरान जो आपने कैश लगाया था घूमकर आपके बिजनेस से बेटा वापस आ जाएगा। फिर हमने कहा था भाई निकलेगा कैसे? रॉ मटेरियल का पीरियड, WIP, फिनिश गुड, डेटर्स, क्रेडिटर्स माइनस नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारा बेसिस क्या होगा, ये कौन कौन से कैलकुलेशंस होंगे। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको एक तरीका बताया था। मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल स्टॉक निकालने का तरीका क्या था? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एक दिन का और जितने दिन का आपको चाहिए या जितने टाइम पीरियड का आपको चाहिए। बात तो आपकी ठीक है सर, बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई अब मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द पीरियड नाउ, दैट इज व्हाट द ऑपरेटिंग साइकिल या डेज का स्टैंड्स। तो एवरेज का पीरियड अब हम निकाल रहे हैं। तो बेटा ये सारा इधर जाके डिवाइड हो गया। सो डिवाइड होने के बाद अब आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो इसको लिख सकते हो बेटा ये एक दिन का रॉ मटेरियल है, या फिर ये 365 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो दोनों में से बेटा किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे हमने रॉ मटेरियल का पीरियड निकाला, रॉ मटेरियल किसके बेस पर? कंजम्पशन के लिए। यहां पर हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूज करा। सिमिलरली बेटा आपको क्या यूज करना है? WIP के लिए कुछ ना बोला जाए तो COP, फिनिश गुड्स के लिए COGS का बेस लेंगे और डेटर्स के लिए सेल्स। सेल्स क्यों लेंगे? क्योंकि बेटा ये वर्ड डेटर्स है। अब डेटर्स मतलब ही होता है सेल्स। अगर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स होता तो हमारा कॉस्ट वाला पॉइंट आता। और क्रेडिटर्स हमेशा रॉ मटेरियल परचेज के बेस पर होते हैं। इनको एडजस्ट करके यू हैव एक साइकिल कंप्लीट कितने में कितना दिन लगेंगे या कितना टाइम लगेगा। आप 365 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएंगे एक साल में कितनी साइकिल्स रोटेट होंगी। और एक साल में जितनी साइकिल है, अब ये पूरे साल की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 365, एक दिन की आपको इतने दिन का कैश चाहिए। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन अंदाजे वाला। मैंने आपको बोला था ये हमें अंदाजे से एस्टिमेशन देता है
जो एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट, जो ज्यादा डिटेल वाला है वो इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जहां करंट एसेट्स लायबिलिटीज को अलग अलग आइडेंटिफाई करते थे, हमने कहा ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ कर लिया था, है ना, और भी कोई पीटीआर था नहीं। तो इसके अलावा बेटा कल मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवा दिया था। मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, होमवर्क का सॉल्यूशन अभी बाद में डिस्कस करेंगे, डाउट्स अभी लूंगा एट द एंड, ठीक है। आज टाइम मिल गया तो आज ले लेंगे, नहीं तो कल वाली क्लास में ले लेंगे। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूं बेटा आपके साथ आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने 11 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, तो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और आपके साथ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को, कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है। लीजिए बेटा, ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन आपके पास। इट सेज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। भाई 31 मार्च का डेटा बेटा हमें ये दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2022 की बैलेंस शीट है और 2021, तो 2 साल की बैलेंस शीट दे दी है। मैंने कहा ओके जी, आपको रॉ मटेरियल बता दिया, WIP बता दिया, फिनिश गुड्स बता दिया, रिसीवेबल्स का डेटा है, पेबल्स का डेटा है। ये डेटा तो बेटा 2 ईयर्स का है। आपको कहता है एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, COP बता दिया बेटा पूरे साल का, COGS, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स। अब यानी कि बेटा हमें बेसिस भी बता दिया और ऊपर डेटा भी बता दिया। टेक 1 ईयर इक्वल टू 365, क्लियरली बता दिया। ना बताता तो आप भी 365 लेते या 360 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में नया क्या आ गया सर, अब हमें ना 2 ईयर का डेटा गिवन है। तो बेटा अब याद करिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था। हम ये कहते थे, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वाला, हम यहां पर बोलते थे हमारे पास निकल कर क्या आता है बेटा, हमारे पास निकलता है एवरेज स्टॉक। हमारे पास ये जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे यहां से अंदाजे से एवरेज निकल कर आता है। तो यानी कि जब मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो लेना क्या चाहिए, एवरेज। चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहिए किसी भी तरीके से लगा दो। पिछले क्वेश्चन में जो हमने लास्ट टाइम करा था वहां पर एक ही नंबर गिवन था, तो हमने एवरेज नहीं लिया था। बट अब हमारे पास पूरी डिटेलिंग गिवन है, अब हमारे पास एक एक डिटेल गिवन है, तो अब हमें बेटा सबको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए जरा अब मैं एक एक करके बेटा आपके साथ पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करवाता हूं। तो अब आपका ध्यान बेटा थोड़ा यहां पर मेरे साथ फोकस पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको गिवन है रॉ मटेरियल से रिलेटेड और रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक। तो भाई मैं यहां से सबसे पहले एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाल लेता हूं, जो निकल जाएगा मेरे पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। बेटा ओपनिंग हो जाएगा 45, क्लोजिंग है 65, तो ये है 45 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये आ जाएगा 55। तो पहला ये वाला आइटम तो हमारा डन हो गया। अब ये निकला बेटा एवरेज स्टॉक। अब रॉ मटेरियल का बेसिस क्या होता है, कंजम्पशन का। तो जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो मटेरियल कंज्यूम्ड पर निकलता है। तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चेक करते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो बेटा क्वेश्चन में क्लियरली बोला परचेजेस। अब देखो वैसे तो हम क्या मान लेते, परचेज और कंज्यूम बराबर है, बट अब की बार परचेज गिवन है और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। तो अब मैं कंज्यूम्ड निकाल सकता हूं। तो भाई कंज्यूम्ड अगर निकल सकता है तो निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग है बेटा 45, परचेज आपका है 400 और माइनस में हो जाएगा 65। तो इसका मतलब 380 बेटा आपका कंज्यूम्ड वाला पार्ट आ गया, क्योंकि यहां पर डेटा गिवन है निकालने के लिए और मैं निकाल सकता हूं, तो हमने निकाल लिया। वरना तो हम परचेज को ही कंज्यूम के बराबर ले लेते। तो दोस्तों फाइनली यहां से हमारे पास आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल का पीरियड। ये क्या बन जाएगा बेटा, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और मल्टीप्लाई बेटा 365।
तो दिस वुड बिकम 55 डिवाइडेड बाय 380 मल्टीप्लाई 365, ये आपके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो बच्चा ये हमारे पास आता है 53 डेज, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 53 डेज। लो जी, पहला पॉइंट अब हमारा डन हो गया रॉ मटेरियल से रिलेटेड। अगली बारी आएगी दोस्तों हमारे बबलू भैया की, तो एवरेज WIP का स्टॉक अब हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे। तो एवरेज WIP का स्टॉक कैलकुलेट तो बेटा सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, डेटा भी गिवन है 51 और 35। तो भाई ये हो गया 35 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 2, तो 35 51 बाय 2 ये आता है दोस्तों 43। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो बेटा इसके लिए हमारा बेसिस क्या होता है, इसके लिए बेसिस होता है COP। बेटा COP अब हमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा WIP का पीरियड, ये कितना हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा एवरेज WIP का स्टॉक डिवाइडेड बाय आपका COP इंटू 365, 43 डिवाइडेड बाय ये नंबर है बेटा 450, 450 इंटू 365, दिस बिकम द आंसर। तो ये आता है दोस्तों 35 डेज, ठीक है जी। लो जी, ये वाला मैटर भी बेटा अपना सॉर्ट आउट हो गया। फिर चलते हैं दोस्तों हमारे थर्ड पॉइंट पर। WIP के बाद फिनिश गुड्स की बारी। तो सबसे पहले एवरेज फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना, तो एवरेज फिनिश गुड्स अगेन इट्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। फिनिश गुड्स है बेटा 60 और 70, तो भाई ये हो गया 60 प्लस 70 बाय 2, तो एवरेज बेटा 65। तो यहां से आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स का पीरियड, फिनिश्ड गुड्स का पीरियड हो जाएगा बेटा एवरेज फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक डिवाइडेड बाय आपके पास COGS इंटू 365। तो भाई ये बन गया 65 डिवाइडेड बाय, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में से, तो आपका COGS बता दिया बेटा 525। अब ऑलरेडी गिवन है तो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना, तो 65 इंटू 365 525 ये आता है बेटा 45 डेज। चलो ये भी डन हो गया। आते हैं बेटा हमारे फोर्थ एलिमेंट पर। फोर्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा अब हमारे पास, सबसे पहले बेटा डेटर्स का। तो लेट्स कैलकुलेट फॉर डेटर्स। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले आएंगे एवरेज डेटर्स, दैट वुड बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो बेटा डेटर्स कितने हो जाएंगे हमारे, बताइए जरा, 112 और 135। तो ये आता है 112 और 135 बाय 2। अब देखो बेटा याद रखना ये वर्ड क्या है, डेटर्स। ये वर्ड क्या है बेटा, डेटर्स। अब डेटर्स हमेशा कौन सी वैल्यू पर होते हैं, सेल्स वैल्यू पर होते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। डेटर्स बेटा हमेशा कौन सी वैल्यू पर होते हैं, सेल्स वैल्यू पर होते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नहीं बेटा उसको डेसिमल में राउंड ऑफ कर देंगे जी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा अब हमारा डेटर्स का पीरियड, कि डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय आपकी क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो ये हो जाएगा 123.50 365 और क्रेडिट सेल्स बेटा क्वेश्चन में गिवन है 585। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 585। तो 123.5 इंटू 365 585 ये आता है बेटा 77 डेज। चलिए ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया डेटर्स का। अब इसके बाद बेटा हमारी बारी आ जाएगी हमारे क्रेडिटर्स की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट, तो बेटा हमारे पास सबसे पहले आएंगे हमारे एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स इज अगेन ओपनिंग क्लोजिंग 2। तो आपके पास है 6871 और ये परचेज है बेटा 400। तो ये हो जाएगा 6871 बाई 2। तो 6871 बाई 2 दिस इज 69.5। यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स का पीरियड। ये कैसे बच्चा, सर इट इज एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेज और इनटू 365। पहले दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ये टॉपिक कितना आसान है, बोलो जी। ये टॉपिक बेटा एक्चुअली में बहुत आसान है, आप मानो या ना मानो, बट दिस इज रियली वेरी इजी टॉपिक। तो ये अपना 63 डेज आ गया।
हमने बेटा पहले सबके इंडिविजुअल डेज निकाल लिए। अब मैं अपना मेन आंसर कर देता हूं। मेन आंसर में सबसे पहले बोला था कि भाई आप ना नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बताओ। तो अगर मुझे नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा, तो अब हम कहेंगे भैया पहले ऊपर वालों को प्लस कर लो, 53, 35, 45। तो 53, 35, 45 प्लस डेटर्स है बेटा 77 माइनस के क्रेडिटर्स हो गए 63, काम खत्म बेटा। तो 53, 35, 45, 77, 63 आपके पास आता है 147 डेज। ये आपका बेटा ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। बी पार्ट में बोला था नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बता दो, भाई कितनी साइकिल चलेंगी। तो आपको पता है बेटा पूरे साल में कितनी, 365 डेज डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर हम बात करें 365 डेज है, एक साइकिल 147 डेज में कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब लगभग 2.48 साइकिल्स आपकी रोटेट हो पाएंगी। ठीक है जी। और लास्ट पार्ट में बोला था अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बता दो जी। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेटा किसके बेस पर आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 325 की, तो भाई इसी के बेस पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 325 लाख इज फॉर 365 डेज, आपको चाहिए 147 डेज का पैसा। तो भाई ये हो जाएगा 325 इंटू 147 365, यानी कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन 130.89 लाख रुपीस चाहिए। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैपिटल के लिए ये पैसा चाहिए। पहले बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलो जी। यहां तक का बेटा मामला एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से तो कोई डाउट का स्कोप बचता नहीं है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, इसमें कोई टेक्निकल था ही नहीं। ये तो बस बेटा लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था एक बार उसको रिवाइज करवा दिया आपको, है ना, कि भाई आपका क्लियर हो जाए। बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आया तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में हिट मार जाएगा। ठीक है बेटा, वो डेसिमल्स में ही आता है, क्योंकि डेज आपके अलग अलग आते हैं, तो डेसिमल्स में हम उसको प्रेजेंट कर देते हैं। लगभग इतनी साइकिल्स आपकी रोटेट हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है जो आपका उधार लगेगा, जितने दिन का पैसा उधार मिल रहा है वो माइनस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है जी। चलो ये वाला टॉपिक अब बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स ब्रिंग अस टू द क्लोजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं बेटा एक और टॉपिक पर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट ये पहले वाले पार्ट से रिलेटेड है, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, मैंने जब आपको फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल का पार्ट पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको कहा था, हाँ बेटा कॉपी बाद में करोगे, अब जो कॉपी करूंगा ना, अब जो लिखूंगा ये कॉपी करना है। ठीक है, अब जो हम लिखेंगे उसको कॉपी करवाऊंगा, वो क्वेश्चन बस आप जगह छोड़ देना थोड़ी सी, आप बेटा क्वेश्चन थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्वेश्चन आप बाद में कॉपी कर लेना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बट अब हम एक कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, प्रेफर करूंगा साथ साथ लिख लो, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। एक कॉन्सेप्ट आता है जब हम कहते हैं हम ना बैंक से लोन लेने जाते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल मान लो बैंक से लोन लेने गए, आप बैंक से क्या लेने गए बेटा, लोन लेने गए। यार ये कुछ बच्चों के ना डाउट आ रहे हैं, पहले मैं 1 मिनट में इनको ले लूं, ये ना वरना कहेंगे हमारी तो बात ही नहीं सुनते। बेटा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कितनी बार आपको वर्किंग कैपिटल का पैसा रोटेट होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है। इसके बेस पर टेक्निकली आप ये निकालते हो। इसको निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, दिमाग लगाने का। भाई ये एक दिन का पैसा आपको 147 का चाहिए, वरना लोग क्या करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं भैया रटने के लिए कि इससे डिवाइड कर दो तो आपका ये आ जाएगा। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया, बोलो जी बोलो। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है बेटा, भाई साहब डेटर्स पे इसलिए लिया क्योंकि वर्ड बेटा डेटर्स है। अगर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स होता तो उसका मतलब होता है कॉस्ट पर लेना है, बट आपको गिवन है बेटा डेटर्स, तो डेटर्स हमेशा किस पर होते हैं, सेल्स पर होते हैं। ठीक है बच्चा, चल आते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर जो मेरे को बताना है, प्लीज ध्यान से देखो बेटा। अगर मान लो एक कंपनी बैंक के पास जाती है कि यार मेरे को ना बैंक जी आप लोन दे दो, मैंने कहा ठीक है, बैंक जी मुझे क्या दे दो बेटा, लोन दे दो।
अब देखो पास्ट में क्या हुआ, बैंकों ने देखा कि भाई लोगों ने लोन लिया बट उसके बाद ना बैंकों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो आरबीआई क्या करता है, एक एक्सपर्ट कमिटी बना देता है किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी बना देती है, एक पैनल बना देती है एक्सपर्ट कमिटीज का, जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के एक्सपर्ट होते हैं। वो अपना ओपिनियन या अपना सजेशंस देते हैं उससे रिलेटेड। वो जो एक्सपर्ट कमिटी या पैनल या कुछ भी बोल दीजिए वो बना दिया जाता है, उसको किसी ना किसी एक नाम से जाना जाता है। वो नाम कौन होता है बेटा, कैसे पता चलता है वो कौन नाम होगा? तो मान लो 5 लोगों का एक पैनल बनाया कि भाई ये 5 एक्सपर्ट लोग हैं, जिसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जज हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, या कोई और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के हेड्स हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं हो सकता। अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अंदर जो बिल्कुल एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं अपने अपने एरिया की। अब उन सबको मैनेज करने के लिए भी तो एक पर्सन चाहिए। मान लो 5 लोगों की टीम बना दी, अब 5 लोग आपस में ही लड़ मड़ेंगे अगर नहीं बात करी तो उन 5 में से किसी एक को उस कमिटी का चेयरमैन बना दिया जाता है कि भाई वही पर्सन है जो सारी रिपोर्ट देगा, गवर्नमेंट उससे ज्यादा बात करेगी कि जी हम तो आपसे बात करेंगे, यू आर द हेड ऑफ दिस 5 पीपल टीम। ठीक है, पहले समझ में आ गया? तो वो जो पर्सन होता है उसको हमने बोल दिया कमिटी का चेयरमैन काइंड ऑफ थिंग। तो अब ये जो चेयरमैन होता है कमिटी को बेटा इसी के नाम से जाना जाता है, पूरी कमिटी को बेटा इसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही एक बार काफी पहले 90s के समय में आरबीआई ने देखा कि यार कंपनीज ना लोन ले रही हैं वर्किंग कैपिटल का, बट उसके बाद ना वो पैसा वापस नहीं आ रहा बैंकों में, या उसमें बैड डेट्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो फिर एक कमिटी बनाई गई जिसको हेड करा था पीएल टंडन जी ने। उनका नाम था पीएल टंडन। पीएल पूरा नाम मेरे को पता नहीं है, बस मेरे को इतना ही याद है पीएल टंडन, हम तो उनको टंडन कमिटी बोलते हैं। अब उस कमिटी ने अपनी कुछ सजेशंस दिए, गाइडलाइंस दिए कि एक बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन दे सकता है। या अगर मैं सिंपल बोलूं तो मैंने ये बोला कि भाई बैंक अपना वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस को कितना दे सकता है, चाहे वो एक बैंक हो या सारे बैंक हो। तो इन्होंने कंपनी के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि भाई इससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते वर्किंग कैपिटल का। यू कैन टेक मनी बियॉन्ड दिस नंबर फॉर योर वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी बात हमें किसने बताई? ये सारी बात बेटा हमें बताई गई टंडन कमिटी के द्वारा। तो अब यहां पर बन गए टंडन कमिटी नॉर्म्स। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? तो पहले तो आपको ये कमिटी का नाम समझ में आना चाहिए। आगे से बेटा जब भी कोई कमिटी आएगी तो आप समझ जाओगे कि जो नाम है ये इसके चेयरमैन होंगे। तो इन भाई साहब ने बताया कि भाई बैंक और कंपनी लोन कैसे लेगी। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम बोला गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, इसका मतलब इसका इन्होंने नाम क्या बोला बेटा, MPBF। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। MPBF का मतलब हो गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये वो मैक्सिमम अमाउंट होगा, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल सकता है फॉर वर्किंग कैपिटल लोन। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा फॉर योर वर्किंग कैपिटल। हमने कहा ठीक है साहब। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने 3 रूल्स बनाए, नॉर्म 1, नॉर्म 2 और नॉर्म 3। ये अलग अलग कैटेगरी पर लगते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रूल्स स्ट्रिक्ट होते जाते हैं। तो पहला रूल काफी इजी वाला बनाया इन्होंने, कहा भाई देखो एक कंपनी को आप वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा दोगे। इन्होंने बोला देखो जी वर्किंग कैपिटल जो कंपनी को चाहिए वो ये चाहिए,
तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, दिस इज द वर्किंग कैपिटल अ कंपनी रिक्वायर। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं जी इसका अब अगर ये सारा का सारा पैसा बैंक ने दे दिया तो बेटा कंपनी लापरवाह हो जाएगी, कंपनी विल बिकम लापरवाह और कंपनी कहेगी भैया मैं तो नहीं काम कर रही, जाओ जी पैसा तो दूसरे का लगा हुआ है, मुझे क्या करना है। तो इस कमिटी ने सजेस्ट करा कि भाई इसका मैक्सिमम 75% आप दे सकते हो। तो अब एक बैंक या सारे बैंक जैसे मर्जी कर लो, एक या सारे बैंक मिलकर इतना पैसा दे सकते हैं। तो एक बिजनेस का जो सीए माइनस सीएल है उसका 75% ही सिर्फ बैंक से आ सकता है, बाकी का पैसा बिजनेसमैन को खुद से लगाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। सेकंड नॉर्म में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेटा ब्रैकेट ओपन कर दिया, इन्होंने कहा 75% दोगे आप सिर्फ करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटी आप 100% माइनस कर देना। रूल और स्ट्रिक्ट कर दिया। तीसरा रूल आ गया एमपीबीएफ का, इन्होंने कहा 75% किसका देना। तो इन्होंने बेटा सिंपल सा रूल बताया कि आप 75% दोगे करंट एसेट्स माइनस, इन्होंने एक वर्ड बताया जिसका नाम था हार्ड कोर करंट एसेट्स। हार्ड कोर करंट एसेट्स वो हो गए जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ये वो पैसा है जिसके बिना बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो भाई ये तो मिनिमम वाला अमाउंट है बिजनेस चलाने के लिए, तो ये आप अपने आप लेकर आना, ये आपको टोटल चाहिए। तो जो डिफरेंस है उसका भी हम 75% देंगे, करंट लायबिलिटी 100% माइनस करेंगे। हमारे क्वेश्चंस में हमें हार्डकोर करंट एसेट्स का नंबर बेटा गिवन होगा, दिस वुड बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले बेटा इतनी बात समझ आई, नॉर्म्स क्या है। ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पास्ट में आ चुका है, और एमसीक्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली जस्ट वन पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरी बात एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाता हूं क्योंकि इसके अंदर अभी एक और ट्विस्ट भी है छोटा सा। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा जिससे ये तीनों चीजें समझ में आती हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके करंट एसेट्स है लेट्स से 500, करंट लायबिलिटी है मान लो बेटा 200 की। ठीक है, और हम कहते हैं इनके हार्ड कोर करंट एसेट्स एग्जामिनर ने दे दिए लेट्स से, कुछ भी नंबर ले लो, लेट्स से 90 के। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। चलिए अब हम यहां पर अगर आपसे बेटा बात करें तो इसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे टंडन कमेटी के हिसाब से कैलकुलेशंस बेटा क्या क्या बनेगी। तो अगर मैं नॉर्म 1 की बात करूं तो नॉर्म 1 बेटा कहां से क्या कहेगा, वो कहेगा एमपीबीएफ इज इक्वल टू 75% ऑफ, बेटा बताइए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 300 रुपए का पैसा था, 300 रुपए का पैसा था जो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाना था, उसमें से 225 आपको बैंक से मिल जाएगा, बाकी का पैसा आपको बेटा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं वो आपको बेटा पहले ही मैंने बता रखा है, सारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने कोर्स में। ठीक है जी, फिर नॉर्म 2 में बेटा क्या हुआ, नॉर्म 2 में बेटा हमारे पास हो गया एमपीबीएफ, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अब की बार 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी। तो 500 का 75 माइनस 200, ये देखिए बेटा रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया बेटा, और अमाउंट और कम हो गया टेक्निकली। फिर हम चलते हैं हमारे नॉर्म 3 पर। नॉर्म 3 की बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमारा एमपीबीएफ कितना हो जाएगा, ये कहता है 75% ऑफ 500 माइनस 90 बेटा है हार्ड कोर करंट एसेट्स जिसके बिना बिजनेस चलाना इम्पॉसिबल है, तो ये तो आपको अपना लाना पड़ेगा। साथ साथ करंट लायबिलिटी पूरी माइनस। तो बेटा अगर मैं अब कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास आता है 107.50। तो आपको दिख रहा है बेटा जैसे जैसे नॉर्म बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये कैलकुलेशन क्या होती रहेगी और रेस्ट्रिक्ट होती रहती है। ठीक है, चलिए अब एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सुननी है।
सर जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे ना, ये वाले तीनों, हम इन तीनों में से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि करंट लायबिलिटी में अगर कोई एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन है वो आपको कंसीडर नहीं करना। इन केस इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी शॉर्ट टर्म लोन तो वो आपको कंसीडर नहीं करना। क्या मतलब सर? मैंने कहा बताता हूं। ये वाला पॉइंट अभी तक पेपर में आया नहीं है तो जल्द आ सकता है, इसलिए ये बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा फिर से एक बार और, ताकि आपको पूरा डिटेल में मैं समझा सकूं कि एमपीबीएफ का मतलब क्या होता है। अब आपको इस वाले हिस्से से एमपीबीएफ का मतलब समझ में आएगा। तो देखना, मान लेते हैं बेटा करंट एसेट्स वापस से हमारे 500 है, करंट लायबिलिटी है बेटा 200। इसमें बोला गया इंक्लूडिंग, इसमें बेटा क्या है? इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है लेट से 50 का। इसमें बेटा शॉर्ट टर्म लोन लिया है 50 का और हमारे पास हार्ड कोर करंट एसेट्स है वापस से 90। बाकी सब डेटा हमने सेम रख दिया। अब अगर मैं बात करूं तो यहां से बेटा सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से लोन हटा दूं तो इसका मतलब ये आता है 150। तो पहले समझना इसका मतलब क्या। ये 50 रुपए हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो बैंक वगैरह से ही लिया होगा, हम तो यही मान के चल रहे हैं, या कहीं से भी लिया होगा। बेसिकली ये आपका लोन है, ये आपने ऑलरेडी फाइनेंस लिया हुआ है और आप ढूंढ भी कह रहे हो फाइनेंस का पैसा, तो इसलिए पहले इसको तो हम कंसीडर करते ही नहीं है। इसलिए बेटा हम सबसे पहले इसको तो कंसीडर करते ही नहीं है। वी डोंट हैव टू कंसीडर दिस नंबर सबसे पहले। यानी कि अगर मैं बात करूं 150 क्या हो गया बेटा? 150 वो पैसा है जो आपने बिजनेस वाले पैसा लिया, बिजनेस के दौरान या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए जो पैसा लिया बेटा वो आपका ये हो गया। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा है बेटा वो आपका ये वाला बन गया। क्या पहले इतनी बात समझ में आ गई? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रेडिटर्स हो गए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए या कोई और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, ये वो वाला अमाउंट हो गया। ये बेटा वो वाला अमाउंट हो गया जो आपने अपने बिजनेस के लिए लिया है। ये वो अमाउंट है जो आपने अपने बिजनेस के लिए लिया है। पहले इतनी बात बेटा समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले नॉर्म 1 पर। नॉर्म 1 आपको कहता है एमपीबीएफ बेटा कैसे निकल जाएगा। तो इन्होंने बोला साहब आप लेना 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मेरे को तो सिर्फ बिजनेस वाली लेनी है। तो भाई अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास आता है 262.50। ठीक है सर, ये तो आ गया। सर अब इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा देखो भाई, टंडन कमेटी का कहना यह था कि ये क्या नंबर है, जल्दी से मुझे बताओ बेटा। व्हाट इज दिस नंबर 262.5? दिस इज एमपीबीएफ। एमपीबीएफ का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये वाला वो पैसा है जो आप अपने बैंक से ले सकते हो। ये वो पैसा है जो आपको बैंक आपका लोन की फॉर्म में दे सकता है मैक्सिमम। बट इसमें से आपने 50 का लोन तो ऑलरेडी ले चुके हो। इसमें से 50 का लोन तो ऑलरेडी ले चुके हो। तो बेटा 50 तो आपका एग्जिस्टिंग है, 50 तो आपका एग्जिस्टिंग है। तो यानी कि दोस्तों आप 212 रुपए 50 पैसे का और लोन ले सकते हो। अब आपको मैक्सिमम कितना लेना अलाउड है? 262। 50 आपके पास ऑलरेडी है तो आप बाकी का पैसा ही सिर्फ बैंक से ले सकते हो। अब आपको ये वाला पैसा सेम बैंक दे, दूसरा बैंक दे, तीसरा बैंक दे, 4 मिलकर दे, जैसे मर्जी दे, बट आप इससे ज्यादा पैसे का लोन नहीं ले सकते हो।
आप इससे ज्यादा पैसे का लोन नहीं ले सकते हो। पहले दोस्तों इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी बेटा, रियल लाइफ में ऐसे ही कैलकुलेट होता है। दिस इज हाउ द रियल लाइफ कैलकुलेशन डज। रियल लाइफ में तो अब इसके इनपुट्स बने हुए, सीधा बैलेंस शीट डालो अपने आप बता देता है वो, एक्सेल के फॉर्मेट्स बने हुए। बट दिस इज द बेसिस। भाई ये हमने माइनस क्यों करा? क्योंकि हम निकाल ही लोन रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग लोन तो हटाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग लोन आपको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यही तो निकाल रहे हो कि बैंक को शॉर्ट टर्म लोन कितना मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन इज अ शॉर्ट टर्म लोन। तो आप यही तो देख रहे हो कंपनी को आप कितना लोन दे सकते हो। तो जो ऑलरेडी चल रहा है इसे हटाओगे तभी तो एक्चुअल लिमिट्स पता चलेंगी, तभी एक्चुअल लिमिट्स पता चलेंगी। दूसरा, मैंने आपको क्या समझाया, ये हटाया तो 150 क्या है, ये बिजनेस नेचर की लायबिलिटीज आ गई। ये बिजनेस नेचर की लायबिलिटीज आ गई। ये बिजनेस नेचर की लायबिलिटीज आपके पास है। हमें तो बिजनेस वाला चाहिए, तो हम माइनस भी तो सिर्फ बिजनेस वाला करेंगे ना। जो ऑलरेडी लोन है उसको ले लिया तो सारे गड़बड़ हो जाएंगी। हमें तो ये देखना है बिजनेस के लिए कितना चाहिए, तो बिजनेस के लिए इसको इतना दे सकते हैं। बट इस भाई ने 50 का पहले रेस कर लिया था, तो अब ये वाला पैसा और रेस कर सकता है। अब ये पैसा एक बैंक दे, दो बैंक दे, 4 बैंक दे, 10 बैंक दे, जितने मर्जी मिलकर दे, जैसे मर्जी दे, बट इससे ज्यादा या इससे टोटल एक्सीड नहीं कर सकता। कम ऑब्वियसली हो सकता है, बट इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। दैट इज द रूल वी हैव। सिमिलरली अब आपको बेटा सारी बात समझ में आ गई होगी। अब बाकी भी बेटा ऐसे ही निकलेंगे। बस मेन था यहां पर एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसको समझना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पेपर में आया नहीं है, बट जिस दिन आ गया मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चे बेटा इसको गलत करके आएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा को ये पता ही नहीं होता। तो आपके पास बेटा इस केस में आता है 225। अगेन अगर हम देखेंगे तो आपके पास 50 बेटा एग्जिस्टिंग है, तो इसमें से 50 माइनस कर दूंगा तो 175 आपके पास और न्यू आ सकता है। फिर हम चलेंगे बेटा इसी में नॉर्म 3 पर। अगर मैं नॉर्म 3 की बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, MPBF इज इक्वल टू 75% ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 500 माइनस, इसमें बेटा हार्ड कोर करंट एसेट से 90 के, और आपके पास हो जाएगा माइनस का 150। तो लेट्स डू दिस, 590 इंटू 75% माइनस का बेटा 150, ये आता है 157.50। ठीक है जी। अब आप इसमें से फिर से यही बोलेंगे 50 आपका एग्जिस्टिंग है और बाकी बेटा कितना हो जाएगा 107.5 जो है आपका न्यू वाला आ जाएगा। आई होप दोस्तों पहले इतना पार्ट आपको बेटा समझ में आया है। बोलो जी बोलो। पहले बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ जी, इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई है हाउ दिस हैज बीन डन। अब इसका एक और पार्ट होता है, चलिए एक और पार्ट इसका समझते हैं जो एग्जामिनर आपको और दे सकता है। ये मैं अपनी तरफ से और पढ़ा रहा हूं, पहले के टाइम पर ये पढ़ाए जाते थे सारे, फिर बीच में इंस्टीट्यूट ने इसे हटा दिया था, फिर दोबारा डाल दिया पेपर के अंदर, तो अब पढ़ना तो है, इसलिए मैं सारी चीजें अपनी तसल्ली के लिए करवा रहा हूं कि कल को कोई भी दिक्कत ना रहे। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं हमारी करंट रेशो कैसे निकलती है, तो करंट रेशो बेटा निकलती है इट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, आपके पास हो जाएगा बेटा करंट लायबिलिटीज। ये आपके पास बेटा आपकी कैलकुलेशन निकलती है। ठीक है, दिस इज हाउ ये आपके पास बेटा कैलकुलेशन निकलती है। हमने कहा ठीक है। अब आते हैं बेटा दूसरा पॉइंट। अब देखो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, वो कहेगा आप ना कैलकुलेट करो करंट रेशो विद एमपीबीएफ कैलकुलेशन, मतलब कहेगा आप एमपीबीएफ भी निकालो और कैलकुलेशन के साथ साथ करंट रेशो भी निकालो। अब इस केस में हमें बेटा कैसे कैलकुलेशन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाती है बच्चों की। आइए देखिए अब जरा, यहां पर आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन निकलेंगे।
पहला होता है जब हमें बैलेंस शीट गिवन होगी और उसके बेस पर हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो बैलेंस शीट का डेटा अगर हमारे सामने है तो इस केस में हम काम कैसे करेंगे जरा देखिएगा। बेटा बताइए, बैलेंस शीट जो होती है वो पुराने डेटा को रिफ्लेक्ट करती है या फ्यूचर के डेटा को? हमारी जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो कौन से डेटा को रिफ्लेक्ट कर रही है, पास्ट को या फ्यूचर को? जल्दी से मुझे बताइए, विच डेटा अवर बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट? तो हमारी बैलेंस शीट हमेशा पास्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करती है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं करंट रेशो निकालूं तो वो हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हम कह रहे हैं सर हमने क्या निकाल लिया, एमपीबीएफ। एमपीबीएफ का मतलब है ये हमारा बैंक फाइनेंस है जो हम और ले सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस विच वी कैन फर्दर टेक फ्रॉम द बैंक। बेटा ये वो पैसा है जो हम बैंक से ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है। ये जो करंट एसेट्स हैं ये पुराने हैं, करंट लायबिलिटी भी पुराना है। अब अगर हम लोन लेंगे तो बेटा ये तो फ्यूचर की बात हो गई। ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों पास्ट के हैं। ये आइटम कौन सी है, फ्यूचर की है। और मुझे इसको किस पर निकालना है, फ्यूचर पर निकालना है। तो बताइए बेटा, मुझे पास्ट में फ्यूचर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मुझे पास्ट में फ्यूचर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे? अब हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर हम एमपीबीएफ लेते हैं तो पहली बात मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, माई एमपीबीएफ विल इंक्रीज माई करंट लायबिलिटी। दूसरा, जो हमारा एमपीबीएफ का पैसा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा बेटा, वो भी तो हमारे करंट एसेट्स में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि है तो ये वर्किंग कैपिटल लोन, है तो ये वर्किंग कैपिटल लोन, तो भैया इस्तेमाल भी तो करंट एसेट्स में ही होगा। तो आपको पहला स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन कैटेगरी, कि अगर बैलेंस शीट का डेटा गिवन है तो हम दोनों में ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों बेटा किसका डेटा रिफ्लेक्ट कर रही हैं, पास्ट का। ये दोनों बेटा किसका डेटा रिफ्लेक्ट कर रही है, पास्ट का। तो पास्ट में ये फ्यूचर की एडजस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे। हमने कहा ठीक है साहब। चलते बेटा दूसरा केस स्टडी जो आपके पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर। ये मैं बता रहा हूं जो मैक्सिमम पूछ सकता है वो बातें बता रहा हूं। पूछा नहीं है आज तक उसने आपके पेपर में ये वाला पॉइंट, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये पता होना चाहिए। दूसरा होता है बेटा जब आपको एग्जामिनर कहेगा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करवाएगा। जैसे हमने बेटा आपके साथ अभी क्वेश्चंस करे थे जहां पर हमें क्या करना होता था, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन हम करते थे कि बताओ जी इस बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। हमने अभी पीछे ये सारी चीजें आपके साथ पढ़ी थी, बताओ जी बताओ, राइट। अब अगर हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, मतलब हम फ्यूचर का वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं। बताओ बेटा वर्किंग कैपिटल तो किसका निकालते हैं, फ्यूचर का। आने वाले समय में कंपनी को क्या चाहिए, आने वाले समय में कंपनी को क्या चाहिए, दैट इज व्हाट वी कंप्यूट, दैट इज व्हाट वी कंप्यूट। आने वाले समय में कंपनी को क्या चाहिए, दिस इज व्हाट वी कंप्यूट। मैंने कहा बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो आने वाले समय में कंपनी को क्या चाहिए, तो जरा सोचिएगा, जब आप वहां पर लिखते हो करंट एसेट्स, तो ये करंट एसेट्स बेटा कौन से होते हैं, ये करंट एसेट्स फ्यूचर के होते हैं, और करंट लायबिलिटी भी फ्यूचर की होती है। ये दोनों फ्यूचर के होते हैं। एम आई राइट? फ्यूचर का मतलब क्या है, इसमें आने वाले समय में जो ज्यादा पैसा चाहिए वो भी एडजस्ट हो जाता है। आने वाले समय में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी तो इसी में एडजस्ट होगा, फ्यूचर में। पहले इतनी बात समझ में आई, पहले इतनी बात समझ में आई। आने वाले समय में जो पैसा चाहिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आपको सब कुछ चाहिए जो भी आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो बेटा ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बनाते थे तो हम करंट लायबिलिटी में क्या हमने वहां पर कोई लोन लिखा आज तक? हम क्या लिखते थे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बस यही दो आइटम तो आती थी हमारे पास। क्या आता था, क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा तो बेटा कुछ नहीं आता। या तो हम लिखते थे क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरी आइटम तो लिखी नहीं। हमने कहा बात तो ठीक है, तीसरी आइटम तो लिखी नहीं। बेटा वहां पर जब हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं
तो वहां से हम क्या निकालते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, वही पैसा तो हम बैंक से मांगेंगे जो बैंक हमें बाद में देगा। वही पैसा पहले मैं बैंक को दिखाऊंगा, देखो जी मेरे को फ्यूचर में ये करंट एसेट चाहिए, ये मेरे बिजनेस की करंट लायबिलिटी है, तो ये मुझे और पैसा चाहिए, ये मुझे और पैसा चाहिए। तो मैं बैंक के सामने क्या दिखाता हूं, मैं बैंक के सामने बेटा ये दिखाता हूं, ये मेरे बिजनेस का करंट एसेट्स फ्यूचर का, ये मेरे बिजनेस की करंट लायबिलिटी फ्यूचर की। तो मुझे पैसा कितना चाहिए, 350। बैंक कहेगा अच्छा तुझे 350 चाहिए, ठीक है मैं इसका 75% तुझे दे देता हूं, मैं इसका 75% तुझे दे देता हूं। अब समझ में आया पहले क्या हुआ। तो जब हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बनाते हैं तो उसमें करंट एसेट्स में तो फ्यूचर की सारी एडजस्टमेंट है, करंट लायबिलिटी में भी है, बट उसमें एमपीबीएफ या लोन नहीं होता। हमने बेटा यहां पे हटाया भी था आपको स्पेसिफिकली कि हमें तो ये देखना है बिजनेस का कितना, तो हमने इसमें से वैसे भी लोन हटा दिया था। तो भाई हम ये कहते हैं करंट लायबिलिटी में लोन नहीं है, तो जब लोन आएगा तो वो सिर्फ करंट लायबिलिटी में जुड़ेगा। सर करंट एसेट्स में क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्यूचर के हैं, ये तो ऑलरेडी फ्यूचर के हैं, क्योंकि हम फ्यूचर का एस्टिमेशन करके चल रहे हैं, ये ऑलरेडी फ्यूचर के हैं, इसमें ऑलरेडी अमाउंट जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसमें नहीं जुड़ा था लोन का पैसा, तो वो अलग से जोड़ना पड़ेगा जो फ्यूचर में आया। सो दैट बिकम्स द कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएटेड बिटवीन द टू। यहां सारा डेटा पास्ट का था तो इसलिए दोनों में जोड़ा, दोनों फ्यूचर की हैं, बट करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन है, तो अब उसमें लोन और जोड़ना पड़ेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अब आपको पहले बेटा ये करंट रेशो का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। सो नाउ यू शुड बी क्लियर कि भाई हमारा ये टंडन कमिटी नॉर्म्स या बैंकिंग सेक्टर में लोन का फंडा कैसा है, बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास किस तरीके से बेटा सारा काम चलता है। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। श्रेष्ठा बेटा आप मुझे बताओ बेटा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में कहीं इंटरेस्ट आता है, कुछ भी है ना। अगर लोन पहले से हुआ बेटा, लोन पहले से हुआ तो भी आपको माइनस करना है, तो डिफरेंस आपके पास आएगा, आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं। एमपीबीएफ ऑलरेडी बेटा इंक्लूडिंग होता है न्यू और ओल्ड वाला, ठीक है जी केशव जी। हाँ जी बेटा पहले इतनी बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। बेटा आपको मैंने अभी बताया तुषार, करंट लायबिलिटी फ्यूचर की होती है, बट क्या उसमें हम कभी भी लोन लिखा, क्या उसमें हमने कभी भी लोन लिखा, आंसर इज नो। तो इसका मतलब इसमें लोन इंक्लूड नहीं है, इसीलिए उसको अलग से ऐड कर दिया। और आपको मैंने यहां पर स्पेसिफिकली बताया था करंट लायबिलिटी में लोन नहीं लेना, जब भी आप एमपीवीएफ ले रहे हो तो लोन नहीं लेना, तो बाद में तो ऐड करना पड़ेगा ना, जो भी आपका लोन का अमाउंट है वो भी तो आपकी है तो करंट लायबिलिटी। बेटा यहां पर बैलेंस शीट डेटा है, पुराना डेटा है, पुराना डेटा है, पुराना डेटा है। जब ये पुराना डेटा है तो पुराने डेटा में जब आपने लोन लिया तो लोन किस फॉर्म में आएगा भाई, कैश की फॉर्म में ही तो आएगा, बैंक में आएगा, डेटर्स में आएगा, इन्वेंट्री में आएगा, कहीं तो जुड़ेगा। तो है ये वर्किंग कैपिटल लोन तो करंट एसेट्स में जुड़ेगा। यहां ऑलरेडी एडजस्टेड है फ्यूचर के लिए, इसलिए हमें यहां पर ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। हाँ जी अब क्लियर है बेटा यहां तक का, जल्दी से बता दो। बेटा एक बात बताओ दिव्यम, आप ना बेटा सुन ही नहीं रहे हो, तभी आप फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हो क्लास में, अगर आपका ना देखो तो बेटा वैसे तो ना आपको मेरे को जवाब देना बनता नहीं है, जो आपने पिछली 2-3 क्लास से हरकतें करी हैं, बट स्टिल मैं डाउट्स के लिए कभी मना नहीं करता हूं। ये मेरी अच्छी बात मान लो या बुरी बात मान लो, आपके लिए हो सकता है अच्छी हो, है ना, क्योंकि आपने बेटा पूरे बैच में ही ऐसी हरकतें करी है कि आपको डाउट्स उसे बताने नहीं चाहिए, इनफैक्ट आपको तो बैन ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट स्टिल मैं पढ़ाई के मामले में हमेशा बोलता हूं कि भैया मैं सबके डाउट्स लूंगा, है ना, पढ़ाई के मामले में मैं सबके डाउट्स लूंगा, बिकॉज मैं सब बच्चों को ये मानता हूं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपनी पढ़ाई पर ट्रैक पर आएंगे। तो चलिए सुनिए बेटा एमपीबीएफ का मतलब क्या था।
व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एमपीबीएफ? एमपीबीएफ का मतलब था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये आपका मैक्सिमम लोन है जो आपको मिल सकता है। ये आपका मैक्सिमम लोन है जो आपको मिल सकता है। अब ये मैक्सिमम लोन है जो आपको मिल सकता है, तो भाई उसमें क्या होगा? तो भाई जो लोन आपके पास ऑलरेडी है वो आप इसी के अंदर तो लिखोगे। आपने पहले लोन हटा दिया ताकि आपको ये पता चला, ताकि आपको बेटा ये पता चले कि आपकी कंपनी की एलिजिबिलिटी कितनी है। ये मैक्सिमम लोन है जो आपको मिल सकता है। इसमें से आपने इतना ऑलरेडी रेज करा हुआ है तो मिलेगा तो आपको बैलेंस ही। इसमें से जो ऑलरेडी रेज कर लिया वो लिमिट तो हटानी पड़ेगी। आपको बोला गया आप ना 3 रोटी एक बार में खा सकते हो, 1 रोटी आप पहले खा चुके हो, तो बैलेंस कितनी खाओगे? 2 रोटी तो और खाओगे ना, तभी तो पता चल रहा है। दिस इज द अपर लिमिट जो आपके साथ है, तो ये आपके पास हो गई। बेटा मुझे ना आपसे प्रॉब्लम इस बात का हुआ कि आपको मैंने सारी बातें बोली एंड यू इवन डिडंट रियलाइज योर मिस्टेक एंड यू इवन डिडंट सेड टू बी सॉरी। आपने खुद के लिए, बाकी बच्चों के लिए, मुझे सॉरी मत देना, मेरे को चाहिए भी नहीं, आपने बाकी बच्चों के लिए सॉरी तक नहीं बोला। एवरीवन स्टेटेड यू कि भाई तूने गलत करा है, से सॉरी। आपके अंदर इतना दम नहीं था कि आप अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट कर सको। दैट वाज द प्रॉब्लम विद यू। ठीक है, आप क्या हो, एक डिस्गाइज्ड नाम हो, किसी के सामने आते नहीं हो तो आप कुछ भी बोल देते हो, यूट्यूब पे जाके कहीं भी जाके गाली लिखनी, कुछ भी करनी। इससे आपका बेसिक नेचर पता चलता है, हाउ द पर्सन यू आर लाइक बिहेविंग। यू इवन डिडंट बॉदर टू सेड सॉरी फ्रॉम दैट डे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमने कहा चलो हम तो अभी आपको पढ़ाएंगे, मेरा तो काम है बेटा, हम तो आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, अब हम चलते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आई होप, है ना, आई होप बेटा यहां तक का सारा हो गया। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक का सारा मामला सेट हो गया। अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। दिव्यम जी बता देना डाउट क्लियर हो गया ना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना डाउट बता देना, आप बस अपना डाउट बता देना बेटा, डाउट क्लियर हो गया है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आपके साथ आगे। अब हम इस टॉपिक के बेटा आपके साथ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ताकि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सा है बेटा, कोई आसान, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए मई 2022 में बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। मई 2022 में बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन आया था। बेटा स्वाति, हम अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में दिखाते नहीं है, हम अपनी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में बेटा उसे दिखाते नहीं है। सो दैट इज द थिंग। ठीक है बेटा, देखिए इधर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, calculate amount of maximum permissible bank finance by all 3 methods of working capital as per Tandon committee norms। और मैं बता दूं बेटा कुछ बच्चों के घर पे ना कॉल भी गया था, सिर्फ यही बताने के लिए कि हाउ द स्टूडेंट्स आर बिहेविंग इन द क्लास। तो वो तो मैंने सब मामला रुकवा दिया बाकी टीम से बोलकर कि भाई प्लीज ये सब रोक दो, अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं कोई बात नहीं समझ जाएंगे, अभी थोड़े से होते हैं बच्चे, कोई बात नहीं समझ जाएंगे। बट कुछ बच्चे ना बेटा मानते नहीं है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है अब कुछ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा तभी ये मानेंगे, वरना अपनी लाइफ ये खुद ही खराब कर रही है। तो इसलिए मेरे को होता है, इट्स नॉट अबाउट मेरे को सॉरी बोल के कुछ होगा। इफ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, जो भी हो बच्चे, इफ दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं। और ये वही बच्चे हैं अगर किसी के सामने आ गए तो इनकी आवाज तक ढंग से नहीं निकलेगी, है ना। बट ये क्या होता है, यहाँ पर क्या ऑनलाइन जमाना है, यहाँ पर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देख रहा है, कौन हमारे घर पे आने वाला है या कौन हमारे माता पिता को बताने वाला है हमने क्या बोला, किसको क्या बोला, क्या करा। तो दिस शोज द बिहेवियर यू रिएक्ट टू ऑनलाइन एवरीवेयर। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत था जो आपने उस दिन करा था। आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आज फिर वही बातें आप करने वाले थे, तो आज आपके डाउट्स है तो आप तसल्ली से बड़े इज्जत से बात कर रहे हो। उस दिन जब आपको गंद लिखना था आपने गंद लिखकर चुपचाप बैठ गए, ये बहुत गलत होता है बेटा आपका। चलिए फिलहाल मैं तो आपके डाउट्स बताऊंगा, मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चलिए
बेटा ये आपको बैलेंस शीट दे दी गई है और आपको अमाउंट बोल रहा है कि आप एमपीबीएफ निकालिए फ्रॉम ऑल द 3 मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एज पर टंडन कमिटी नॉर्म्स। ठीक है, चलिए बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू एज्यूम लेवल ऑफ हार्डकोर करंट एसेट्स टू बी 30 लाख। भाई 30 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल बेटा आपके सामने है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये भाई वही है, ये भाई वही है जब सब बच्चे से बोल रहे थे, क्लास जब खत्म हो गई लास्ट में कमेंट आता है कि मैं तो यही हूं, मैं तो सुन रहा था, तुम जो करना है कर लो। ये वही भाई है ना। तो थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए बच्चा, आपको ना क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने है बेटा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है, ऑल द 3 मेथड्स एज पर वर्किंग कैपिटल टंडन कमिटी नॉर्म्स। आपको बेटा क्या निकालना है, हार्ड कोर करंट एसेट्स है बेटा 30 लाख के, हार्ड कोर करंट एसेट्स है बेटा 30 लाख के। हमने कहा चलो ठीक है, यहां तक बेटा, यहां तक है ना। जल्दी से आ जाओ बेटा, ये क्या चलो अब आ जाओ बेटा, क्या होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट रेशियोज अंडर ईच मेथड। और साथ साथ बेटा आपको क्या निकालना है, आपको बेटा साथ साथ क्या निकालना है बेटा, आपको साथ साथ बेटा तीनों का करंट रेशियो भी निकालना है। तो अब आप देखिए, आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको करंट रेशियोज निकालने हैं। तो बैलेंस शीट में पास्ट डेटा है, तो अब आपको एमपीबीएफ बेटा सब जगह ऐड करना पड़ेगा। अब आपको बेटा बैलेंस शीट में एमपीबीएफ सब जगह ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर बेटा आपसे सबसे पहले बात करेंगे, तो आप मुझे बताइए आपके टोटल करंट एसेट्स बेटा कितने हैं। तो अगर हम टोटल करंट एसेट्स की बात करेंगे तो इधर देखिए ये गिवन है बेटा, इन्वेंट्री में ये तीनों आ गए, ये हमारे डेटर्स है, कैश एंड बैंक है। तो अगर हम यहां पर देखें 325, 155 और ये सब लैक्स में है, तो ये हो गया 325 लाख, 100 लाख और 55 लाख। तो ये हमारे टोटल बेटा करंट एसेट्स आपके बन गए। ये आते हैं रुपीज 480 लाख रुपीस। हमने कहा ठीक है सर। आगे बेटा, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल करंट लायबिलिटीज बेटा हमारे पास आ जाएंगी। जो हमारे पास क्या क्या है, इक्विटी बेटा लॉन्ग टर्म, रिटेन्ड लॉन्ग टर्म, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म। इसके अलावा हमारे पास है पब्लिक डिपॉजिट। बेटा पब्लिक डिपॉजिट भी हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अब हमारे पास बेटा क्या बच गया, एक बच गया बेटा क्रेडिटर्स और एक बच गया बिल्स पेबल। तो यहां पर बेटा ये दो आइटम बच गई, एक हो गया 80 लाख और एक हो गया बेटा 100 लाख। तो आपके पास आ गया दोस्तों 180 लाख रुपीस। ये आपके पास बेटा यहां तक काम हो गया। अब करंट एसेट्स आ चुके हैं, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, तो अब हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, नाउ वी कैन फाइंड आउट अवर एमपीबीएफ। तो अगर मैं सबसे पहले नॉर्म 1 की बात करूं, तो नॉर्म 1 में बच्चा हमारा एमपीबीएफ कितना हो जाएगा, नॉर्म 1 में बेटा हमारे पास एमपीबीएफ हो जाएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेटा ये आ जाएगा 480 लाख माइनस 180 लाख। सो दिस बिकम्स द वैल्यू बच्चा। तो ये आपके पास आता है दोस्तों 225 लाख का। ये सबसे पहला बेटा आपका डन हो गया। अब यहां पर मुझे करंट रेशो भी निकालना है, तो लेट्स फाइंड आउट अवर करंट रेशो। तो अब क्योंकि बैलेंस शीट का डेटा है, तो भाई अब यहां पर एमपीबीएफ बेटा यहां भी ऐड ऑन हो जाएगा और यहां भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दिस वुड बिकम 480 लाख प्लस 225 लाख डिवाइडेड बाय 180 लाख प्लस ये भी आ जाएगा बेटा 225 लाख। सो दिस बिकम्स योर आंसर। तो बेटा ये कितना आता है, 480 225, ये आता है बेटा 705 लाख और डिवाइडेड बाय 180 225, ये आता है बेटा 405 लाख। तो अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो बेटा कितना आता है, 705, ये आता है 1.74। काम खत्म बेटा। हाँ जी, ये इतना ही इजी है, बस बेटा टॉपिक खत्म ही हो गया आपका। नॉर्म 2 की बात कर लेते हैं। नॉर्म 2 की अगर हम बात करें तो हमारा एमपीबीएफ क्या हो जाएगा सर, 75% ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी पूरी माइनस। तो 75% ऑफ 480 लाख माइनस 180 लाख। सो ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। तो 480 का 75 माइनस 180, ये आता है बेटा 180 लाख। ये आपके पास बेटा डेटा। अब मैं फिर से यहां पर अगर करंट रेशो की बात करूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा 480 प्लस 180,
ये हो जाएगा 180 प्लस 180, तो डिनोमिनेटर तो हो गया बेटा 360 लाख और न्यूमरेटर आ गया बेटा 660 लाख। तो अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे दिस इज 1.83। ये आपके पास बेटा बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, है ना। अब तीसरा बेटा नॉर्म, हम यहां पर बात करते हैं नॉर्म 3। नॉर्म 3 की अगर हम बात करें तो आपका एमपीबीएफ बेटा कितना हो जाएगा? इट इज 75% ऑफ करंट एसेट्स है बेटा 480 लाख। हार्डकोर करंट एसेट्स क्वेश्चन ने बता दिए थे बेटा 30 लाख, तो माइनस हो जाएगा आपका यहां पर 30 लाख, ये एक कैलकुलेशन, और माइनस का 180 लाख। तो भाई 480 माइनस 30 इंटू 75% माइनस 180, ये आ गया दोस्तों 157.50 लाख। ये आपके पास बेटा वैल्यू आ गई। फाइनली हम यहां पर करंट रेशो की बात करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 480 लाख, 157.50 लाख, फिर आपके पास 180 लाख और ये है 157.50 लाख। तो आपके पास बच्चा ये कैलकुलेशन आती है 337.50 लाख। न्यूमरेटर बेटा आपके पास आता है 637.50 लाख। तो भाई अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे इट इज 1.89 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चा सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन, काम बेटा खत्म हो गया, दैट्स ऑल। तो यहां पर आकर बच्चा हमारा काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया टंडन कमेटी का। देखो आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होगा, अगर कोई नॉर्म एक ही निकालना है तो आपको एग्जामिनर बता देगा कि आप नॉर्म 1 से निकालो, 2 से निकालना है, 3 से, कौन से निकालना है एग्जामिनर बता देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर नहीं बताएगा, और नहीं बताता तो बेटा तीनों सही करना है, बात खत्म, ठीक है। चलिए आते हैं बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन पर हमारे इस चैप्टर के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो हियर वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट्स ऑल। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, आरटीपी है मई 2023 का। क्या बताऊं बेटा उसमें, क्या बताऊं बेटा नॉर्म 3 में, क्या बताऊं? बताना क्या है भाई आदर्श, ये तो बता बेटा। बेटा प्रैक्टिकली तो तीनों में से जो मिनिमम होता है वो वाला लेते हैं। ये ना अलग अलग कैटेगरी पर लगता है, कितने 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 पर लेना है ना। नहीं डिस्क्लोज कुछ नहीं देना, बस जो लिखा है ऐसे ही करना है ना। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब इसमें कई सारी चीजें मिक्स होकर आएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2-3 चीजें मिक्स होकर आएंगी, इसलिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ बेटा पूछ सकता है, A3 में से कोई एक भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, यहां पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन में गिवन था, मैं क्या बताऊं, ये रहा हार्डकोर करंट एसेट्स, लिखा तो है, मैंने बताया तो था, ये रहा भाई क्वेश्चन तो पढ़ो, ये रहा हार्डकोर करंट एसेट 30 लाख, ये गिवन है बेटा 30 लाख, तो ले लिया, खत्म, ठीक है। चलिए, कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 21-22। ये बेटा आपको पूरा का पूरा डेटा दे दिया, ये पूरा का पूरा बेटा डेटा दे दिया। अब ध्यान से पढ़ना। By working at 60% of its capacity, company was able to generate sales of rupees इतना, direct labor cost per unit इतना, direct material cost per unit 40% of the selling price. Selling price was 3 times the direct labor cost per unit. तो बेटा 2 मिनट के लिए सोचना। कह रहे सेलिंग प्राइस लेबर का 3 गुना था, यानी कि 20 का 3 गुना 60 रुपए था। तो आपका मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया सर? ये हो गया 60 का 40% बोले तो 24 रुपए। पहले आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आपको जबरदस्ती लैंग्वेज में घुमा रहा है कि भाई काम कैसे हो रहा है, सीधा सीधा बेटा डेटा गिवन है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना कैसे कैसे है। फिर कहता है प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का बेटा प्रॉफिट मार्जिन है, तो यानी कि बेटा मेरे पास बाकी कॉस्ट निकल कर आ जाएंगी। मेरे पास मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, ये गिवन है, तो इनका बाकी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? रिमेनिंग कॉस्ट बेटा हमारे पास आ जाएंगी, जो बाकी बची हुई कॉस्ट है। हमने कहा ठीक है। फॉर द ईयर 2023, अब देखिए बेटा ये पिछले साल की कहानी थी, ये आने वाले साल की कहानी है। कंपनी मेक्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स, प्रोडक्शन एंड सेल्स इंक्रीज टू 90% ऑफ कैपेसिटी,
रॉ मटेरियल पर यूनिट प्राइस विल रिमेन अनचेंज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट इंक्रीज बाय 50%, लेबर पर यूनिट इंक्रीज बाय 10. Despite the fluctuation in cost structure, company wants to maintain same profit margin on sales. हमने कहा ठीक है. Raw material will be in stock for 1 month, finished goods in stock for 2 months, production cycle is for 2 months. ये WIP के बारे में बता रहा है 2 महीने का. Credit period by supplier is 2 months. Sales made to 3 zone. ABC इतना इतना सेल होता है और तीनों को इतना इतना देते हैं. भाई किसी को कैश है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है. हमने कहा ठीक है. There are no cash purchases and cash balance इतना. Company plans to apply for a working capital finance for the year इतना. Estimate NWC of the company, receivables to be taken on sales. अब बेटा क्लियरली बोल दिया है कि receivables को आपको सेल्स के नंबर पर लेना है, तो हमने कहा ठीक है. Also compute MPBF using 3 criteria of Tandon committee, assuming stock of finished goods to be core current assets. और आपको कोर करंट एसेट्स के बारे में बता रहा है कि जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो आपका कोर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएगा. मैंने कहा ठीक है. देखो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है सर? सबसे पहला मुझे ना अपना वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करना है. द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू डू इज द वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन. मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है. तो चलिए अब हम वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन आपके साथ करते हैं. तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट. वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे तो हम आपके साथ बनाते हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. हमारा तो यही काम था कि हम आपके साथ बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे. बट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने से पहले अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले अपनी यूनिट्स कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि वो एक निकालना इसके अंदर बेटा अलग ही चैलेंज है. तो अगर मैं पहले अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो पहले हम बात करते हैं ईयर 2021-22. हाँ, ईयर 2021-22 की बात कर लेते हैं. तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूंगा तो बताइए जरा यहां पर क्या क्या चल रहा है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेटा आपका कितना हो जाएगा? सो आपका लेबर का कॉस्ट है बेटा कितना? 20 रुपीज इंटू 3 टाइम्स. तो ये हो जाएगा ₹20 इंटू 3, है ना. या मैं लिख देता हूं बेटा आपके लिए. ये आ जाएगा बच्चा डीएल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 3. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹60. तो यानी कि यहां से अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा कितने हो जाएंगे? तो इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय एसपी पर यूनिट. तो 72 लाख की सेल्स है, 60 से डिवाइड कर दो. तो भाई अगर मैं करूंगा तो ये आता है 1,20,000 यूनिट्स. ये नंबर ऑफ यूनिट्स है एट 60% लेवल. अभी कंपनी बेटा 60% लेवल पर काम कर रही थी, तो ये वो यूनिट्स आ गए. तो देयरफॉर 100% लेवल बेटा कंपनी का कितना होगा? तो 1,20,000 इज रिप्रेजेंटिंग 60% ऑफ द लेवल. तो आपके पास बेटा टोटल लेवल कितना होगा कंपनी का? यानी कि कंपनी बेटा मैक्सिमम 2 लाख यूनिट्स बना सकती है. अब हमें तो कौन से लेवल पर जाना है? हमें तो 90% लेवल पर जाना है. तो यूनिट्स एट 90% लेवल बेटा कितना हो जाएगा? तो अगर हम करेंगे तो 2 लाख का 90% यानी कि 1,80,000 यूनिट्स हो गया. साथ साथ हमें बता दिया था बेटा मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का. फिर आगे बोला था देयर आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल. देयर आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज वेल. तो बेटा अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या निकाल लेंगे? मिसिंग फिगर. तो अगर मैं आपके साथ बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, तो ये कैसे निकल जाएगा? सर सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मटेरियल माइनस लेबर, दिस बिकम्स द वैल्यू. तो सेलिंग प्राइस बच्चा आपके पास कितना है? सेलिंग प्राइस है बेटा 60 का. आपको बोला था प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट है. बेटा अगर ये 25% ऑन कॉस्ट है तो आप मुझे बताइए सेल्स का कितना हो जाएगा? ये सेल्स का कितना हो जाएगा? तो बेटा अगर मैं इसको बात करूंगा तो ये हो जाएगा 25/125. सेल्स का बेटा 25/125. मटेरियल बोला गया था इसका 40% है, लेबर हमें गिवन है. तो बेटा यहां से हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस निकल जाएगा. दिस वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस
तो अगर हम करेंगे 60 इंटू 25 बाई 125, ये आता है 12। फिर 60 का 40%, ये और चला गया 20 और चला गया, तो इसको अगर हम एडजस्ट कर दे तो बेटा ये बचता है 4 रुपए, यानी कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस निकल चुका है। अब मेरे पास सारी की सारी कॉस्ट तैयार है। अब मैं यहां पर बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हम यहां पर लिख देंगे ईयर 22-23 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल बेटा कितना था सर, लास्ट टाइम के हिसाब से चले तो ये 24 रुपए पर यूनिट था। आपको बोला गया रॉ मटेरियल पर यूनिट प्राइस विल रिमेन अनचेंज, यानी कि पर यूनिट तो ये सेम रहेगा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा कितनी हो गई है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई है 1,80,000। तो ये आपका बच्चा नया वाला कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि 43,20,000 का मटेरियल हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था बेटा 20 रुपए यूनिट। पहले एग्जामिनर ने बोला कि भाई डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। सर ये 10% जंप हो रहा है, तो ये 110/100 कर दे बेटा, 10% जंप, और ये लगेगा 1,80,000 यूनिट्स पर। तो भाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस बिकम्स 39,60,000 यूनिट्स। बेटा ये क्या कर रहा है एग्जामिनर ने, यहाँ पे ना बजट टॉपिक डाल दिया। तो जो हमने बजट में पढ़ा था ना कॉस्टिंग में, वो वाली थोड़ी थोड़ी चीजें डाल दी कि भैया आपको डेटा में घुमा रहा है, पहले डेटा निकलवा के कॉस्ट शीट बनाने में अब टाइम लगवा रहा है, बाकी का सिंपल है। तो ये बजट वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा डाल दिया, जहां पर कुछ मिसिंग फिगर और बजट के जो टॉपिक्स थे बेसिक वाले, उनसे डेटा निकाल के आपको दे रहा है। अब इसके बाद आ जाएगा बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूंगा तो हमें तो बोला था 4 रुपया यूनिट, जो हमने निकाला। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट इंक्रीज बाय 50%। भाई ये आपके 50% बढ़ रहे हैं, तो ये 150/100 और अगेन 1,80,000 यूनिट्स पर लगेंगे। तो अगर हम करेंगे तो बेटा ये कितना आता है, 4 + 50% इंटू 1,80,000, तो बेटा ये आ जाता है 10,80,000 रुपए का डेटा। ये आपके पास दोस्तों नंबर आ गया। हमने कहा ठीक है सर, ये बात भी क्लियर। खर्चे तो बेटा यही 3 थे। अब यही 3 खर्चों का हम कर देते हैं यहां पर टोटल। तो जैसे ही टोटल करेंगे बेटा हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। हमारी टोटल कॉस्ट बच्चा कितनी आ गई जल्दी से बता दीजिए। तो हमारे पास आ गया 43, 20, 39, 60 और 1080। तो ये बनता है बेटा 93,60,000 रुपीज। सबसे पहले तो बेटा ये वाला मामला सेट है, 93,60,000 रुपीज। दिस इज द मामला विच इज सेट विद अस। हाँ जी, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ये वाला मामला सेट हो गया। ओके, आगे आपको क्या बोला था प्रॉफिट के लिए, डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन कॉस्ट कंपनी वांट्स टू मेंटेन सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स। भाई प्रॉफिट मार्जिन सेम रखना है। प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 25% ऑन कॉस्ट। तो बेटा अब हमारा इसमें हम जोड़ देते हैं प्रॉफिट, ये हो जाएगा 25% ऑन 93,60,000। बेटा इसी का 25% कर देंगे, ये आता है 23,40,000। तो यानी कि दोस्तों अब अगर हम बात करें हमारी सेल्स बेटा कितनी हो गई यहां से, तो हमारे पास हमारी सेल्स जो है वो आ गई बेटा 1,17,00,000 रुपीज। अब आपका पहले ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बेटा क्लियर हो गया। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों चीजें बन रही हैं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, पहले इतना मैटर बच्चा आपको क्लियर हो गया। तो जो नया पॉइंट आया अभी तक इस क्वेश्चन में वो ये आया कि हमें ये स्टेटमेंट बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। हमारे लिए नया पॉइंट क्या आया बेटा, स्टेटमेंट बनाने में हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। दैट इज द सिंपल थिंग, दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम वी रिक्वायर्ड, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग वी रिक्वायर्ड। हमने कहा ठीक है। अब हम दोस्तों फाइनली अपने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पर चलते हैं, जो अब हम आपके साथ यहां पर कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1। तो ठीक है सर। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बेटा वापस से शुरू हो गया, जो हमने नॉर्मली आपके साथ अभी तक पढ़ा था वही वाला टॉपिक शुरू हो गया। तो अगर हम यहां पर नॉर्मली बेटा आपके साथ करेंगे तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। बताइए बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना था,
तो रॉ मटेरियल स्टॉक 1 महीने का, तो बेटा रॉ मटेरियल का अमाउंट है 43,20,000। तो दोस्तों ये हो जाएगा 43,20,000 और हमें चाहिए 1 महीने का, दैट्स ऑल। तो भाई 4320 को करेंगे, ये आता है दोस्तों 3,60,000 रुपीज का रॉ मटेरियल। फिर इसके बाद बारी आ जाएगी हमारे WIP स्टॉक की। तो अगर मैं दोस्तों WIP के स्टॉक की बात करूं तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, WIP के लिए पहले तो बोला कि भैया प्रोडक्शन साइकिल 2 महीने का है, हमने कहा ठीक है सर 2 महीने का ले लो। अब प्रोडक्शन साइकिल 2 महीने का है और इसमें बेटा करेंगे क्या, क्या आपको बोला यहां पर कितना % कंप्लीशन है, तो आपको बेटा WIP के लिए कुछ नहीं बताया। तो अब हम अपना स्टैंडर्ड बेटा कैलकुलेशन ले लेंगे, अब हम अपना बेटा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन ले लेंगे। हमें WIP के लिए कुछ बोला नहीं है कि इसका क्या बेसिस रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो बेटा अपना बेसिक कैलकुलेशन आपके पास क्या हो जाएगा बताओ जी। बेसिक कैलकुलेशन वही रहेगा 100% मटेरियल 50% कन्वर्जन कॉस्ट, हम तो वही लेकर चलेंगे बेटा 100% मटेरियल 50% कन्वर्जन कॉस्ट। तो आइए जरा देखते हैं। तो अगर हम यहां पर बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो पहले मटेरियल 4320 और ये चाहिए बेटा 2 महीने का, इसका DOC 100%, काम खत्म, मटेरियल बेटा 100% हो गया। फिर उसके बाद बाकी के आइटम ले लीजिए बेटा, लेबर है 3960 और 1080, तो ये हो जाएगा 3960 प्लस 1080, ये आपके पास दोनों आ गए इंटू 2/12 और इसका बेटा 50%। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व अपना स्टैंडर्ड अजम्पशन। आइए कर लेते हैं बेटा 4320 और इंटू 2/12, ठीक है। फिर आ जाएगा 3960 प्लस 1080 और इंटू 2/12 इंटू 50%, तो बेटा दोनों मिलाकर आते हैं 11,40,000। लीजिए ये आपका WIP का स्टॉक बेटा रेडी हो गया पूरा का पूरा। दिस इज योर WIP। हमने कहा ठीक है सर। अगला बेटा आपके पास क्या हो जाएगा अगला आपके पास आता है बेटा फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक तो टोटल कॉस्ट पर आता है। एग्जामिनर ने बोला था ये फिनिश गुड्स जो है 2 महीने का चाहिए। टोटल कॉस्ट बेटा कितनी है, ये हो जाएगा 9360 और कोई डेटा ही नहीं है, यही हमारा COP COGS। तो ये आ जाएगा बेटा 9360 और ये 2 महीने का चाहिए तो 2/12। तो भाई 9360 इंटू 2/12 ये आता है दोस्तों 15,60,000 रुपए का। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, ये वाला मैटर भी क्लियर हो गया। अब इसके अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो है हमारे डेटर्स का या रिसीवेबल्स का। प्लीज अब इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब प्लीज यहां पर इसको सुनिएगा। बबीता जी क्वेश्चन ने बोला था ये रहा बेटा प्रोडक्शन साइकिल 2 महीने का। प्रोडक्शन साइकिल मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बेटा आपका क्या लगता है 2 महीने लगता है, ठीक है। तुषार बेटा ये पॉइंट तो हमने पहले भी लिखा हुआ है, कोई आज पहली बार नहीं कर रहे ना, अब सारे क्वेश्चन में बेटा स्टैंडर्ड था हमारा। मेन आता है बेटा सेल्स का। अब देखो 2 पॉइंट्स पर फोकस करना है। सबसे पहली बात, आपको रिसीवेबल्स जो लेने हैं वो सेल्स पर लेने हैं। क्यों, क्योंकि बेटा एग्जामिनर ने बोले हैं, एग्जामिनर ने बोला है इसलिए इन्हें सेल्स पर लेना है, इसीलिए आपको सेल्स पर लेना है, ठीक है, वरना तो हम तो कॉस्ट पर लेते। पहली बात। अब उसके अंदर भी 3 अलग अलग ब्रेकअप दे दिए ABC, तो तीनों का बेटा अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले कहेंगे जोन A की कैलकुलेशन करते हैं। जोन A कह रहा है मैं तो टोटल सेल्स का 50% हूं और मुझे 2 महीने का उधार मिलेगा। मैं सेल्स का 50% और 2 महीने का, तो बेटा टोटल सेल्स थी 117 लाख, 2 महीने का उधार 117 लाख। इसका 50% जोन A की सेल्स है और उसका 2/12। यहां सेलिंग प्राइस लिया है, सेल्स का नंबर लिया है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, वरना मेरे को तो लेना कॉस्ट चाहिए था। तो यहां पर हम नॉर्मल क्वेश्चन करते तो 93.6 आता, बट क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं भाई साहब आपको सेल्स पर लेना है। तो मैंने कहा भैया लो जी मैंने सेल्स पर ले लिया, ये सेल्स का बेटा 50% और 2 महीने का। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई है आपको, बोलो जी। तो यानी कि दोस्तों यहां से आपका पहला वाला कैलकुलेशन आ गया 9,75,000 का। फिर हम चलेंगे बेटा जोन B पर। जोन B कहता है भाई मैं टोटल सेल्स का 30% और 3 महीने का उधार,
तो ये 30% है और 3 महीने का बेटा उधार है। तो भाई अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा 8,77,000 बेटा 500 आ गया। बोलो जी बोलो, 8,77,000 बेटा 500 आ गया। हमने कहा ठीक है। फाइनली चलते हैं जोन सी पर। जोन सी की बात करेंगे तो बेटा यहां पर आपका हो जाएगा नील। क्यों नील बेटा? क्योंकि इनको आप कैश सेल्स करते हो। कैश सेल्स का मतलब है इनका बेटा कोई क्रेडिट ही नहीं क्रिएट होता। तो ये आपके पास टेक्निकली बेटा आपके डेटर्स का नंबर आ गया जो आता है 18,52,500। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ये पॉइंट हमने बेटा कैसे कराए, ये इस क्वेश्चन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके अलावा आपके पास आपको बोला गया बेटा कैश बैलेंस होगा, वो बताया था 1,11,000 रुपए का। तो 1,11,000 का बेटा कैश बैलेंस भी आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम अपना बच्चा करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। सो दिस गिव्स अस आवर टोटल करंट एसेट्स। ये आता है दोस्तों 50,23,000। ये आपके पास बेटा सबसे पहले आपके करंट एसेट्स आ गए 50,23,500 भी आएगा, मेरे से मिस हो गया। लीजिए बेटा, आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। हाँ जी बेटा, अगर ये लाइन ना लिखी होती कृष्णा तो मैं यहां पर 93.6 जो हमारे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट है मैं वो वाली लेता, बट यहां स्पेसिफिकली लिखा है इसलिए हमने बेटा ये सेल्स का नंबर आपके साथ ले लिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज में आपको क्या बोला? करंट लायबिलिटीज में बोला सप्लायर आपको 2 महीने का उधार देने वाला है। तो भाई आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। 2 महीने का उधार सप्लायर देने वाला है, रॉ मटेरियल है 4320 का। 2 महीने का बेटा उधार निकाल लो। तो 4320 2/12 करोगे तो ये आता है दोस्तों हमारे पास 7,20,000 रुपए। और कुछ डेटा गिवन नहीं है। बताओ जी, पहले यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों? बताओ जी बताओ, पहले यहां तक की बात बेटा आप सबको समझ में आ गई है? हाँ जी, यहां तक की बात बेटा आप सबको समझ में आई है। चलो अब यहां पर ना एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? अब जरा सुनिएगा बेटा, अब जरा सुनिएगा बेटा, एक छोटा सा कैच है जो मेरे को आपको समझाना है ना। चलो आते हैं बेटा अब आपके साथ अगले कैच पर कि ये नंबर गलत है। कैसे सर? मैंने कहा सुनिए, आपको अब हम डिटेल में बताते हैं कि ये नंबर में और क्या होगा। बेटा आप मुझे बताओ यहां पर यूनिट्स में बदलाव आ रहा है क्या? हमारे यूनिट्स में बदलाव आ रहा है? जल्दी से बताओ। पिछले साल हमारे पास यूनिट्स अलग थी और इस बार यूनिट्स अलग हो रही हैं। तो बेटा जब यूनिट्स अलग होंगी तो हम यहां पर रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन भी अलग से कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स कहता है मुझे तो परचेज लेना है, क्रेडिटर्स कहते हैं मुझे तो परचेज लेना है। मैंने कहा जी हां परचेज लेना है। तो आइए जरा परचेज निकालते हैं। परचेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल चाहिए। वो कैसे निकलेगा सर? वो निकलेगा पिछली बार की कंजम्पशन के बेस पर। पिछली बार की कंजम्पशन का 1/12। अब पिछली बार की कंजम्पशन कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ दिस वैल्यू। ये बेटा हमारा मटेरियल हो जाएगा 1,20,000 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ दिस वैल्यू। ये हमारा पिछली बार का बेटा परचेज कंजम्पशन निकलेगा। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये निकल जाएगा आपके पास 1,20,000 यूनिट्स हैं, 60 का 40% ये आपका मटेरियल का कॉस्ट है और इसका मेरे को 1/12 लेना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक का नंबर आ जाएगा। ये बेटा ओपनिंग स्टॉक का नंबर आ जाएगा हमारे पास। ये आता है बेटा फाइनल करके 2,40,000। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, क्लोजिंग में निकाल चुका हूं, तो आई कैन फाइंड आउट माई परचेजेस। तो रॉ मटेरियल परचेज बेटा कितना हो जाएगा?
इट्स सबसे पहले बेटा कंज्यूम्ड, सबसे पहले आप लोगे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास कंज्यूम्ड कितना है, तो कंज्यूम्ड हम यहां से निकाल चुके हैं 4320। तो आपके पास दोस्तों यहां पर आ गया 43,20,000। क्लोजिंग आपके पास कितना है, क्लोजिंग बेटा हमने यहां निकाल लिया 360 और ओपनिंग है बेटा 240। तो ये हो गया 360 माइनस 240। तो यहां से दोस्तों वैल्यू निकल जाएगी ये आता है बच्चा कितना 120 4320, ये आता है बेटा 44,40,000। ये आपके पास निकल कर आ गई बेटा वैल्यू परचेज की। तो अब हमें यहां पर लेना पड़ेगा 44,40,000 और 2/12 ये आता है दोस्तों हमारे पास 7,40,000। और कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, तो ये आ गया 740 माइनस 50 23,500। तो वर्किंग कैपिटल बेटा आता है 42,83,500। अब आप देखो जो मैं आपको पहले बता रहा था, हमने ये फ्यूचर का निकाला बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैलकुलेशन, तो इसमें सब कुछ एडजस्ट है। बट करंट लायबिलिटी में हमने कहीं लोन लिखा नो, तो इसीलिए हम जब एस्टिमेशन के बेस पर करते हैं तो करंट लायबिलिटी में एमपीबीएफ जोड़ते हैं और इसमें हम एमपीबीएफ नहीं जोड़ते, क्योंकि बैंक को ये दिख रहा है इतना पैसा चाहिए, तभी तो बेटा बैंक इसको फाइनेंस करेगा ना। पहले हमें बैंक को दिखाना पड़ेगा भाई बिजनेस के लिए ये पैसा चाहिए, उसके बाद बैंक ने फाइनेंस करा तो वो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा ताकि ये पैसा हमें मिल जाए। सिंपल सी बात है। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके साथ साथ बोला था भाई टंडन कमेटी के नॉर्म्स लगा देना, मैंने कहा ठीक है। अब देखो आपको करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटी पता है, तो अब आपको सिर्फ टंडन कमेटी के नॉर्म्स में बेटा इसको सेट करना है। तो आइए जी वो भी आपके साथ करवा देते हैं। तो यहां पर हम निकाल देते हैं एमपीबीएफ, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नॉर्म 1 की, सो नॉर्म 1 में आपके पास एमपीबीएफ बेटा क्या हो जाएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बच्चा ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स बेटा आपके पास कितने थे वो यहां पर दिख रहे हैं 50,23,500। तो ये है 50,23,500 माइनस ये है बेटा 7,40,000। तो 7,40,000 ये आपके पास इसका कैलकुलेशन आ जाएगा बेटा, दैट्स इट। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 32,12,625। ये बेटा पहला केस हो गया। फिर ऐसे ही आप नॉर्म 2 निकाल सकते हो। नॉर्म 2 कहेगा एमपीबीएफ कितना 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 75% ऑफ 5023,500 माइनस का 7,40,000। तो यहां पर बेटा कैलकुलेशन आ गई 50,23,500 और ये आता है बेटा 30,27,625। फाइनली बेटा हमारे पास आ जाएगा नॉर्म 3। अब नॉर्म 3 की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस में हार्ड कोर या कोर करंट एसेट्स लिख देते हैं बेटा, कोर करंट एसेट्स, और फिर पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, एग्जामिनर ने कहा था भाई आप एक काम करना, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है वो कोर करंट एसेट्स के बराबर मान लेना। तो अब हमारा एफए का स्टॉक बेटा कितना है 15,60,000। तो ये हमारे कोर करंट एसेट्स में आ जाएंगे। तो भाई ये हमारे 15,60,000 माइनस हो जाएंगे और माइनस का 7,40,000। सो दिस वुड गिव अस द वैल्यू। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास नॉर्म 3 का आंसर हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहां तक पहले सबको क्लियर है? यहां तक बेटा कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर वी शुड हैव डन दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, मतलब नहीं समझ में आया रक्षिता बेटा क्या पूछ रहे हो। अच्छा वो एडजस्टमेंट, हाँ वो वैसे भी कर सकते हो बेटा।
डेटर तो हम सेल्स ही कंसीडर करते हैं ना सर, फिर टोटल कॉस्ट में क्यों लेंगे क्वेश्चन में बैलेंस? क्या बोल रहा है बेटा रईस, तूने कुछ नहीं पढ़ा क्या बेटा अभी तक? बेटा इतने दिन हो गए ये टॉपिक पढ़ाए हुए भाई, कैसी बातें कर रहा है? डेटर्स कॉस्ट पर लेंगे भाई, क्या ही है बेटा? आपके वर्किंग कैपिटल में डेटर्स बेटा किस पर आते हैं मेरे दोस्त? वर्किंग कैपिटल में डेटर्स आपके कॉस्ट पर आते हैं बेटा। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए उसके बाद भी तू ऐसी बातें कर रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोला था मेरे दोस्त कि आपको सेल्स पर लेने हैं, इसीलिए हमने बेटा सेल्स पर लिए। ठीक है, हाँ बेटा कर सकते हो निधि, जैसी प्रेजेंटेशन करिए कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। चलो एक पॉइंट मैं बता देता हूं, एक बच्चे ने मुझे दोबारा बोला था, तुषार ने बोला था, तो मैं दोबारा बता देता हूं। सुनो बेटा, एक बात बताओ, आपने जो ये करंट एसेट्स निकाले ये कौन से डेटा के बेस पर निकाले? बेटा ये करंट एसेट्स हमने अगले साल के ये नए वाले लेवल पर निकाले जो हम अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमने अगले साल के नए वाले लेवल पर निकाले जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने करंट एसेट्स इस बेसिस पर निकाले। तो ये तो आपके फ्यूचर के करंट एसेट्स आ गए। फ्यूचर की करंट लायबिलिटी में हमने सिर्फ क्रेडिटर्स लिया। अब जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आया? तो हमारे पास निकल कर आया ये हमें फ्यूचर में पैसा चाहिए, ये वो पैसा है जो हमें फ्यूचर में चाहिए, ये वो पैसा है जो फ्यूचर में चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो यही तो सवाल है, ये पैसा कहां से आएगा? हमने कहा भाई ये वाला पैसा हम बैंक से ले लेते हैं और कुछ अपना पैसा लगा देंगे, कुछ बैंक से लेंगे अपना पैसा लाएंगे। जो पैसा बैंक से लेंगे वो कहां जाएगा? वो बेटा आपकी करंट लायबिलिटी में जुड़ जाएगा। तभी तो ये गैप क्या होगा? कम होगा। तभी तो ये गैप कम होगा ना, तभी तो वर्किंग कैपिटल आपका फाइनेंस हो रहा है। तो ये वर्किंग कैपिटल आपको टोटली चाहिए था, इसमें से ये बैंक से आ गया तो यहां जुड़ गया। तो यही तो एमपीबीएफ होता है जो हम बाद में यहां जोड़ते हैं। बट करंट एसेट्स में वो पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं जोड़ते। बैलेंस शीट में सारा पुराना होता है, करंट एसेट्स भी पुराने, करंट लायबिलिटी, इसलिए दोनों में जोड़ते हैं। वो लॉजिक बेटा मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है, चलिए। सो फाइनली बेटा मेरी तरफ से अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मेरी तरफ से बेटा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो सब आपने बेटा कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक दिए थे, तो 23, 24, 25 और 26, 27 तक के बेटा क्वेश्चन है जो अब आपने अपने आप से ट्राई करनी है। तो अब आपका होमवर्क है 23 से 27। इसके जो होमवर्क के डाउट्स है बेटा वो हम कल टेकअप करेंगे और कल इसका छोटा जो रिवीजन होता है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये कल हम आपको बेटा दोनों के दोनों कवर करवा देंगे। ये हम आपको कल दोनों के दोनों कवर करवा देंगे। बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 सिंपल है, आपके यूनिट्स में बदलाव आ रहा है। यूनिट्स में बदलाव आ रहा है तो पहले पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग निकाल लो। पिछले साल का क्लोजिंग की बात करें तो 1,20,000 यूनिट से ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये मटेरियल की कॉस्ट है। तो ये पिछली बार की मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ये पिछली बार की मटेरियल की कॉस्ट हो गई, और हमें 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करते हैं। ये पिछली बार का क्लोजिंग होगा। पिछली बार का क्लोजिंग बेटा इस बार का बन गया ओपनिंग, तो अब हम परचेज निकाल सकते हैं, कंज्यूम्ड क्लोजिंग ओपनिंग। यहां से बेटा हमने अपनी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही। आज मेरे को थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू लीव समवेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे एफएम की क्लास में आपसे सुबह 9 बजे। ठीक है, अभी के लिए बेटा बाय 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 बाय। बाकी के डाउट्स मैं सारे कर लूंगा जो भी आपके मन में रहेंगे। ठीक है, चलिए ओके जी, बाय 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 बाय।